जब भी हम सब कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उस कार्य की कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो कि हम लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए। अगर आप लोग तरबूज की खेती करने की सोच रहे हैं और आप यह चाहते हैं कि आप नए किसान हो या पुराने किसान, आप लोगों को तरबूज की खेती में सफलता निश्चित रूप से ही मिल जाए, तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए है। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित लेटेस्ट जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। आज हम आप लोगों को 5 बेसिक जानकारियां बताएंगे जो कि सामान्यतः आप लोगों को अन्य लोग बताते नहीं हैं, क्योंकि मैं एक खुद किसान हूं और मैं खुद खेती करता हूं और आप लोगों को बता रहा हूं, और आप लोग इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली जो हमारी चीज़ आती है वह है सिंचाई। देखिए, हम आप लोगों को बता दें कि आप सिंचाई चाहे जिस मेथड से करें वह कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जो तरबूज की सिंचाई होती है इस वजह से यह मायने रखती है, क्योंकि अगर आप सिंचाई का गलत तरीका अपना रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके जो तरबूज होते हैं यह मिठाई उनकी कम हो जाती है। तो इस वजह से आप लोगों के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग तरबूज की जो सिंचाई होती है कब करें कि जो आपके तरबूज हों यह ज़्यादा मीठे हों। तो हम आप लोगों को बता दें कि जब आप तरबूज की बिजाई कर देते हैं उसके बाद आपके पौधे वृद्धि कर रहे होते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को चाहिए कि आप लोग हमेशा भरपूर नमी बना करके रखिए। सामान्यतः अगर आपकी दोमट प्रकार की मिट्टी है तो ऐसे में 3 दिन या 4 दिन के अंतराल पे आप लोग सिंचाई कर सकते हैं। और हाँ, सिंचाई हमेशा हल्की करें, चाहे वह आप ड्रिप के माध्यम से कर रहे हो या आप नाली के माध्यम से सिंचाई कर रहे हो। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो आपकी अन्य एरिया है जहां पर लताएं विकास करेंगी वहां पर सिंचाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग वहां पर सिंचाई कर दिए तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर घास अनावश्यक रूप से उग जाएगी, जो कि आपके तरबूज में कई प्रकार की बीमारियां और उसके विकास को अवरुद्ध करेगी, जिससे आपके उत्पादन पे असर पड़ेगा। तो अब जब आप शुरुआत में अच्छे से वे इसकी सिंचाई करते हैं, देखभाल करते हैं, तो जब आपके फल लग जाते हैं और वह पूरी तरीके से गूदेदार हो जाते हैं और उसके बाद जब वह पकने वाली अवस्था पे पहुंचते हैं, ऐसे समय में आप लोगों को सिंचाई रोक देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग सिंचाई करेंगे तो जो आपका तरबूज होता है उसमें अधिकतम भाग पानी ही भरा होता है, और वहाँ पर अगर आप लोग सिंचाई नहीं रोकेंगे और आपका जो तरबूज है यह पूरी तरीके से पक जाएगा तो आपका वह तरबूज कम मीठा होगा। लेकिन अगर आप लोग उसकी सिंचाई रोक दे रहे हैं जब वह पकने की अवस्था पे पहुंच रहा है तो जो आपका तरबूज है यह ज़्यादा मीठा होगा। तब जब आपका तरबूज मार्केट में जाएगा तो अन्य लोगों से आपका तरबूज पहले बिकेगा, क्योंकि आपके तरबूज की जो मिठाई है यह ज़्यादा होगी। चाहे आप जिस वैरायटी का बीज का चयन करें, यह चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी होती है। अब जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि हम जो उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग कब करें और कैसे करें कि जो हमारा उत्पादन होता है यह बहुत ही ज़्यादा हो। देखिए, सामान्यतः हम आप लोगों को बता दें कि आप चाहे जिस मेथड से तरबूज की खेती कर रहे हो, लेकिन जब आप नाली बनाते हैं या आपको जिस मेड़ या बेड पर तरबूज की बिजाई करनी है वहाँ पर आप लोग गोबर खाद की अगर आपके पास उपस्थिति है तो प्रयोग जरूर करें। अब आता है कि बिजाई से पहले जो आपकी खाद डाली जाती है वह कौन सी खाद डाली जानी चाहिए। देखिए, जब आप लोग बिजाई करते हैं तो उस समय अगर आप लोगों के खेत में नाइट्रोजन एकदम नहीं है या उसकी मात्रा बहुत ही कम है, जो कि बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे मामले हों कि नाइट्रोजन आपकी मिट्टी में कम हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं अगर नाइट्रोजन कम है। नहीं तो जब आप लोग बिजाई करने जाते हैं तो जो सबसे पहली खाद आप लोगों की होनी चाहिए वह होनी चाहिए NPK 12-32-16। आप लोग जब बिजाई कर दिए हैं, NPK डाल दिए हैं और आपका पौधा ग्रोथ करने लगा है, और उसके बाद जब आप दूसरी खाद डालते हैं जो कि लगभग आपका 20 से 30 दिन के बीच में खाद डाली जाती है, तो वह खाद होती है DAP। जो DAP खाद डाली जाती है यह आपकी दूसरी अवस्था में डाली जाती है जब आपके तरबूज के ऊपर फल और फूल बनने लगते हैं। ऐसी अवस्था में आप लोग DAP का प्रयोग करेंगे, चाहे आप ड्रिप मेथड से खेती कर रहे हो
या आप परंपरागत विधि से खेती कर रहे हो, दोनों में यह तरीके आप लोग अपनाएंगे। जो उसमें रासायनिक तत्व आप लोग उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं वह इसी विधि से प्रयोग करेंगे। अब जब आपके फल लग गए हैं और वह गूदेदार होने की अवस्था में जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को जो अंतिम खाद प्रयोग करनी चाहिए वह पोटाश प्रयोग करनी चाहिए। और यह जो इसकी मात्रा रहेगी अलग अलग मिट्टियों के हिसाब से अलग अलग होती है। आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। अगर उपजाऊ कम है तो ऐसी परिस्थिति में लगभग 70 से 80 किलो प्रति एकड़ उपयोग आप लोगों को करना रहेगा। अब जो तरीका हम आप लोगों को बताए हैं उर्वरक प्रयोग करने का, अगर आप लोग यह प्रयोग करते हैं तो आप लोगों का जो उत्पादन होगा यह बहुत ज़्यादा होगा और इसके साथ साथ जो उसकी गुणवत्ता होगी बहुत ही बेहतरीन होगी। वह चमकदार होगा, वह मीठा होगा और मार्केट में पहले बिकेगा। तो यह चीज़ें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों, ये है एनिमल ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे गाय और भैंस को खरीद और बेच सकते हैं। अगर आप इस ऐप के माध्यम से पशुओं की खरीदारी करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे आप मनपसंद के अपने पशु खरीद सकते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पर बहुत सारे पशु उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको समय और पेट्रोल की भी बचत होती है और आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दलाली या कमीशन देना नहीं पड़ता है। इस ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डाउनलोड करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के पश्चात आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाइए और उसके बाद आप पशुओं की खरीदी और बिक्री शुरू कर सकते हैं। तो अब देर किस बात की, डाउनलोड करें एनिमल ऐप और शुरू करें पशुओं की खरीदी बिक्री। अब हमारी जो तीसरी चीज है वह यह है कि बेहतर रेट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए कि हमें रेट भी मिले और हमारा जो उत्पाद है यह बिक भी जाए। तो हम आप लोगों को बता दें कि इसके लिए किसान अगेती खेती करते हैं, जो कि जनवरी से बुआई शुरू हो जाती है। लेकिन जो नए किसान हैं ये फरवरी से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जब ठंड ज़्यादा होती है तो जो बीज होते हैं उनका अंकुरण हो नहीं पाता है। ऐसे में आप लोगों को घाटा तो पहले ही लग सकता है। इस वजह से जब आप लोगों के यहाँ जो तापमान होता है यह 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे, सबसे कम वाला, तब आप लोग बिजाई की इसकी शुरुआत कर सकते हैं अगेती के लिए। और आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो तरबूज की फसल होती है यह लगभग 70 से 80 दिन की होती है। और जब आपका ठंडी का मौसम ख़त्म होता है तो जो बरसात का मौसम आता है उसी मौसम में आप लोगों को इसका उत्पादन कर लेना होता है, क्योंकि अगर आप इसकी बुआई काफ़ी लेट करेंगे तो बरसात आ जाएगी और जब बरसात आ जाती है तो जो तरबूज की मिठाई होती है ये कम हो जाती है और जो बाजार में मांग होती है वह काफ़ी तेज़ी से घट जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बरसात आने से पहले आपका जो तरबूज है यह खेत से टूट करके बाजार में जाए और बिक जाए, क्योंकि अगर बरसात हो गई तो तरबूज खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इतना पछेती भी आप लोगों को नहीं करना है कि बरसात का मौसम आ जाए। अब हमारी जो चौथी चीज है वह यह है कि जो प्रबंधन होता है इसका किस प्रकार करें कि हमें जो सफलता होती है यह जरूर मिले। आप लोगों को हम बता दें कि जब आप लोग कोई भी खेती करने जाते हैं तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे जो आपकी फसल लगी हुई है उसमें जो खरपतवार आपके क्षेत्र में होते हैं, जिनको घास या अन्य कई नामों से जाना जाता है, वह नहीं होने चाहिए। आप चाहे ड्रिप और मल्चिंग से कर रहे हो या परंपरागत विधि से कर रहे हो, अगर वह होते हैं तो उन्हें जिस भी विधि से आपको आसानी हो उस विधि से आप उनको निकाल करके खेत के बाहर कर दीजिए। और अब आती है बात जो आपकी सिंचाई होती है, जो हम पहले विधि बता चुके हैं उस हिसाब से आप लोग सिंचाई करें। और जो उर्वरक बताए हैं हम आप लोगों को कि किस तरह किस अवस्था में कौन सा उर्वरक प्रयोग करना है उसको आप प्रयोग कीजिए। और उसके बाद आप लोग खेत के अपने निरीक्षण करते रहें। अगर आप लोगों को लगे कि कोई भी समस्या है या कोई रोग का लक्षण दिखे, ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को तुरंत उसका निवारण का उपाय करना चाहिए। यह आता है आप लोगों का प्रबंधन के अंदर और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है
चीज़ जब आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी होती है कि एक एक बारीकियों पे आप लोग नज़र रखें। अब हमारी जो पांचवी और अंतिम चीज़ है वो ये है कि मुनाफे की गारंटी कैसे तय करें कि अगर हम तरबूज की खेती करने जा रहे हैं तो हमको सफलता मिलनी ही चाहिए। तो हम आप लोगों को बता दें कि तरबूज की खेती एक ऐसी खेती है कि एक तरफ जहां एक किसान 1 एकड़ में 60 से 70 क्विंटल उत्पादन लेकर के आता है, वहीं पर दूसरा किसान जो होता है यह 300 क्विंटल उत्पादन लेकर के आता है। पर यह होता कैसे है, हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि देखिए, आप लोग जो उत्पादन है अगर इसका मैक्सिमम लेकर के आते हैं तो जो आप लोगों को रेट मिलता है, हम मान के चलते हैं कि आप लोग 1 एकड़ में जो उत्पादन है यह 200 क्विंटल लेकर के आते हैं और आपका जो रेट बिक रहा है वह 5 रुपये किलो तरबूज बिक रहा है। अब अगर आप लोग 200 क्विंटल तरबूज 5 रुपये किलो बेचेंगे तो आपको 1 एकड़ से मिलेगा 1 लाख रुपए। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप पारंपरिक विधि से खेती कर रहे हैं तो आपका 1 एकड़ का खर्चा आता है 20,000 और अगर ड्रिप मल्चिंग वगैरह के साथ करते हैं तो लगभग 40 से 45,000 रुपये खर्चा आता है। और अगर हम इन खर्चों को निकाल दें तो आपका जो मुनाफा हो जाता है कि आप अगर 5 रुपये में बेच रहे हैं और आपका 200 क्विंटल उत्पादन होता है, पारंपरिक विधि से करने पर आप लोगों को 80,000 का मुनाफा होता है। और वहीं पर जो आप ड्रिप और मल्चिंग से करते हैं, ऐसी परिस्थिति में लगभग आप लोगों को 55 से 60,000 रुपये तक मुनाफा होता है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक गणित समझनी है और उस गणित को समझ करके ही खेती करनी है। आप लोग अपने दिल में इतना जोश और इतना बेहतरीन प्रबंधन रखिए कि जो आप लोगों का 1 एकड़ का उत्पादन होता है उसको उठा करके मैक्सिमम लेकर के जाना है और खेती अगेती करनी है। ऐसी परिस्थिति में अगेती होने पर आप लोगों को बेहतर रेट मिलेगा और उसका जब आप लोग अधिकतम उत्पादन लेंगे तो जो आपका आंकड़ा है यह हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं, जैसे 1 एकड़ में अगर आप लोग अपना उत्पादन 250 क्विंटल पहुंचा दे रहे हैं, 300 क्विंटल पहुंचा दे रहे हैं और जो आपको रेट मिल रहा है यह 5 रुपये से बढ़कर के 7 रुपये या 8 रुपये या 10 रुपये भी मिल जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो आंकड़े आपको मिलते हैं यह बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं। तो इसके लिए जो भी हम चीज़ें बताए हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और बेहतरीन प्रबंधन करते हुए आप लोग तरबूज की खेती कीजिए कि आप लोग इतना ज़्यादा उत्पादन लेकर के आए कि जो रेट है यह मायने ना रखे, तो आपको सफलता की गारंटी जरूर मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, ये थी जो है 5 ऐसी चीज़ें जो तरबूज की खेती में आप लोगों को सफल बना करके ही छोड़ेंगी और आप लोग हमेशा अपना जोश और उत्साह इतना ऊपर रखिए कि आप लोगों को असफलता छू भी ना पाए। हम आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।